आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे कोल्ड केस की फाइल खोलने जा रहे हैं जिसने बरसों तक सबको उलझा कर रखा। वक्त था अप्रैल 1945। सोचिए, बर्लिन शहर चारों तरफ से घिर चुका था और सोवियत सेना बिल्कुल अंदर तक घुस आई थी। एक ऐसी ताकत जिसने पूरी दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया, वो अब अपने हार के बिल्कुल आखिरी मुहाने पर खड़ी थी। ये सिर्फ एक अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जिसने आने वाले कई दशकों तक सबके दिमाग घुमाए रखे। और यहीं से इस डोजियर का सबसे बड़ा और मुख्य सवाल उठता है, क्या सच में उस बंकर के अंदर आत्महत्या हुई थी या फिर वो उस टूटते हुए शहर से बच निकलने में कामयाब रहा? एक हिस्टोरिकल डिटेक्टिव के नजरिए से देखें, जब किसी भी बड़े क्राइम सीन पर कोई पुख्ता सबूत तुरंत नहीं मिलता तो ऐसी ही गहरी उलझनें पैदा होती हैं। हम इन्हीं सबूतों के कड़ियों को एक एक करके जोड़ेंगे। इस पूरी जांच को हम 6 हिस्सों में आगे बढ़ाएंगे। पहला, द बंकर क्राइम सीन। दूसरा, टाइमलाइन ऑफ द फाइनल आवर्स। तीसरा, ऑफिशियल नैरेटिव एंड एविडेंस। चौथा, द मिसिंग रिमेन्स मिस्ट्री। पांचवा, एस्केप कॉन्स्पिरेसी थियरीज। और आखिर में छठा, द मॉडर्न फोरेंसिक ट्रूथ। चलिए, भाग 1, द बंकर क्राइम सीन। तो शुरुआत करते हैं सीधे क्राइम सीन से, यानी फ्यूरर बंकर। बर्लिन के ठीक नीचे बना ये अंडरग्राउंड बंकर भारी बमबारी के बीच हिटलर का आखिरी ठिकाना बन गया था। अगर हम उस वक्त वहां मौजूद स्टाफ की माने तो बाहर लगातार बॉम्ब गिर रहे थे, दीवारें कांप रही थीं और अंदर का माहौल बस खौफ, घुटन और एक अजीब सी निराशा से भरा था। हवा में सिर्फ धूल और मौत की गंध तैर रही थी। वहां मौजूद गवाहों और मेडिकल फाइल्स को खंगालें तो उस शख्स की मानसिक और शारीरिक हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वो पूरी तरह से टूट चुका था। भारी मात्रा में ड्रग्स का सहारा लिया जा रहा था, हाथ लगातार कांपते थे और सबसे बड़ी बात, एक गहरा पैरानोया उस पर इस कदर हावी था कि अपनों से ही धोखा मिलने का डर उसे खा रहा था। वो इंसान अब अपने ही साए से डरने लगा था। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, टाइमलाइन ऑफ द फाइनल आवर्स। चीजें कितनी तेजी से बदलीं, जरा इस पर गौर करते हैं। अप्रैल 1945 आते आते बिल्कुल साफ हो गया था कि जर्मनी युद्ध हार रहा है। दुश्मन की फौज बस कुछ ही दूरी पर थी। फिर 29 अप्रैल को एक बहुत ही अजीब और अचानक फैसला लिया गया, एवा ब्राउन के साथ शादी। एक ऐसा तानाशाह जो कभी शादी नहीं करना चाहता था, मौत से ठीक एक दिन पहले यह कदम उठाता है और अगले ही दिन 30 अप्रैल को उसी बंकर के अंदर आत्महत्या का खौफनाक फैसला ले लिया जाता है। भाग 3, ऑफिशियल नैरेटिव एंड एविडेंस। आखिर ऑफिशियल स्टोरी क्या कहती है? हमारी जांच की आधिकारिक रिपोर्ट्स का निष्कर्ष काफी सीधा और साफ था। 30 अप्रैल 1945 को साइनाइड जहर और एक गोली के जरिए आत्महत्या की गई। बंकर के कुछ कर्मचारियों ने बाद में गवाही दी कि उन्होंने एक बंद दरवाजे के पीछे से एक तेज गोली चलने की आवाज सुनी थी और जब दरवाजा खुला तो देखा कि ईवा ब्राउन भी जहर खाकर अपनी जान दे चुकी थी। यही वो कहानी है जिसे ऑफिशियल केस फाइल में दर्ज किया गया। मौत से पहले शवों के साथ क्या किया जाए, इसके लिए बहुत ही सख्त निर्देश दिए गए थे। पहला स्टेप, शवों को तुरंत बंकर से बाहर ले जाया जाए। दूसरा, उन पर भारी मात्रा में पेट्रोल डाला जाए। और तीसरा, उन्हें पूरी तरह से जला दिया जाए। यह आदेश विशेष रूप से इसलिए था ताकि दुश्मन के हाथ कभी भी शरीर का एक छोटा सा हिस्सा भी ना लगे। यह उस तानाशाह का एक आखिरी एक्सट्रीम पैरानॉइड कदम था। भाग 4, द मिसिंग रिमेन्स मिस्ट्री। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ऑफिशियल ऑर्डर्स और असलियत में जमीन आसमान का अंतर निकला। आदेश था कि शवों को पूरी तरह जला दिया जाए, पर जब सोवियत सेना उस क्राइम सीन तक पहुंची तो जो मिला उसने सबको चौंका दिया। उन्हें वहां सिर्फ आंशिक रूप से जले हुए अवशेष मिले, कोई पूरा शरीर वहां था ही नहीं। शरीर का इस तरह गायब होना ही वो सबसे बड़ी विसंगति थी जिसने आने वाले दशकों तक पूरी दुनिया में संदेह के बीज बोए। एक क्राइम सीन पर अगर डेड बॉडी पूरी ना मिले तो केस अपने आप खुला रह जाता है, और जहां सबूत अधूरे हों वहां जन्म लेती हैं अफवाहें। भाग 5, एस्केप कॉन्स्पिरेसी थियरीज। फिजिकल एविडेंस ना मिलने के कारण पूरी दुनिया में अजीबोगरीब दावे फैलने लगे। कुछ लोगों ने यह तक मान लिया कि बाकी नाजी ऑफिसर्स की तरह वो भी छुपकर अर्जेंटीना भाग गया था। साउथ अमेरिका में उसे देखे जाने के कई अनवेरिफाइड क्लेम्स सामने आए। यहां तक कि एक सीक्रेट सबमरीन के जरिए भाग निकलने की थ्योरी बहुत ही ज्यादा मशहूर हुई। लेकिन अगर हम पूरे फैक्ट्स पर टिके रहें तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि इन सबमरीन या साउथ अमेरिका एस्केप वाली बातों का कभी भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। यह सिर्फ अफवाहें ही रहीं। भाग 6, द मॉडर्न फोरेंसिक ट्रूथ।
दशकों बाद आखिरकार विज्ञान ने इस केस में अपना फैसला सुनाया। साल था 2018। ये वो अहम साल है जब इस केस में एक सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। इसी साल इंटरनेशनल रिसर्चर्स की एक टीम ने सोवियत सेना के पास रखे उन पुराने जले हुए अवशेषों का पहली बार बिल्कुल मॉडर्न और अत्याधुनिक साइंटिफिक एनालिसिस किया। ये इस गोल्ड केस का टर्निंग पॉइंट था। इस एनालिसिस ने एक बिल्कुल निर्णायक फोरेंसिक निष्कर्ष दिया। रिसर्चर्स ने दांतों के स्ट्रक्चर और खोपड़ी के हिस्सों की बहुत ही बारीक जांच की और फाइनल कंफर्मेशन दे दी कि सोवियट्स को जो अवशेष मिले थे वो 100% हिटलर के ही थे। यानी विज्ञान ने अंततः आत्महत्या की उस ऑफिशियल कहानी पर अपनी मोहर लगा दी। दशकों पुराने इस कोल्ड केस की फिजिकल जांच को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। केस क्लोज्ड। इस मौत के तुरंत बाद क्या हुआ, इसके ऐतिहासिक परिणाम हम सब जानते हैं। कुछ ही दिनों बाद जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और वो विनाशकारी दूसरा विश्व युद्ध आखिरकार समाप्त हो गया, जिसने करोड़ों जानें ली थीं। लेकिन एक बात सच रही, आम जनता ने कभी भी उस तानाशाह का पूरा शव नहीं देखा, जो शायद उसी के उन आखिरी निर्देशों का ही नतीजा था। आज के इस जांच से यह बिल्कुल साफ है कि विज्ञान ने भले ही ये गुत्थी सुलझा दी हो, लेकिन जो विरासत छोटी वो केवल तानाशाही, युद्ध और नरसंहार की थी। खैर, आखिरी सवाल जो दिमाग में छूट जाता है वो ये कि आखिर एक तानाशाह के गायब अवशेषों ने इतने सालों तक पूरी दुनिया की कल्पना को क्यों जकड़ कर रखा? क्या इसलिए क्योंकि इंसानी फितरत इतने बड़े अपराधी का अंत अपनी आंखों से देखे बिना यकीन ही नहीं करना चाहती? जवाब जो भी हो, ये इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसने इस दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।